नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे 24 की बारी, दलों में बदलाव की तैयारी। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्षी दल अपने संगठन को मजबूत करने के साथ ही संगठन में बड़े बदलाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस में प्रभारी बदलने समेत संगठन में बड़े बदलाव के आसार हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड क्रांति दल में नए नेतृत्व की कवायद चल रही है। इसके लिए पार्टी का अधिवेशन भी 24 से 25 जुलाई को होने जा रहा है। माना जा रहा है कि अधिवेशन में नए नेतृत्व पर मोहर लगेगी, तो वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी दायित्वों के बंटवारे के साथ ही कैबिनेट विस्तार पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर हाईकमान में मंथन चल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी दायित्वों के बंटवारों के साथ ही कैबिनेट का विस्तार कर पाएगी। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस स्पेशल रिपोर्ट पर। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार व फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान की मंजूरी के बाद धामी कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल हो सकता है। वहीं कई मंत्रियों की अचानक राज्यपाल से मुलाकात के बाद चर्चा को और बल मिलने लगा है। बता दें कि धामी कैबिनेट में पिछले लगभग सवा साल से 3 मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं, जबकि इसी साल अप्रैल माह में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के आकस्मिक निधन के बाद एक अन्य पद रिक्त हो चुका है। फिलहाल उनके सभी विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं संभाल रहे हैं। कैबिनेट विस्तार का समय जैसे जैसे लंबा खिंच रहा है, तो बीजेपी विधायकों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कई विधायक मंत्री पद के लिए लाइन में भी लगे हैं। देखिए, पार्टी नेतृत्व को तय करना है और हर चीज़ की एक टाइमलाइन होती है। जब उचित समय आएगा तो संगठन निर्णय भी लेगा। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, तो हमें तो काम ही करना है। मुझे किसी भी रूप में संगठन मुझसे काम ले, और वर्तमान में भी काम तो कर ही रहे हैं। तो ये सब संगठन के नेतृत्व के निर्णय पर निर्भर करता है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा और कब इसका डिक्लेरेशन होगा, क्योंकि विस्तार तो संभावित है, लेकिन डिक्लेरेशन कब होगा ये पार्टी को तय करना है। कभी बड़ा एक्सपीरियंस रहा है सर नगर निगम? नहीं, देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी रहती नहीं है। राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है, इसमें होना न होना ये सब भविष्य के गर्त में रहता है, कोई पहले से प्रिडिक्टेड नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि बहुत लंबे समय से देहरादून में काम करने का मौका दिया है पार्टी ने। देखिए, कैबिनेट विस्तार पर निर्णय लेना माननीय मुख्यमंत्री के विशेष विवेक अधिकार पर है, और उनको आवश्यकता किस समय किस व्यक्ति की पड़ती है, किन विधायकों को मौका देना चाहते हैं, किन किन लोगों को कैबिनेट में लाना चाहते हैं। समय आने पर जब भी कैबिनेट विस्तार होगा तो सभी उत्तराखंड की जनता को भी पता चलेगा और प्रेस को भी पता चलेगा। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी दायित्वों के बंटवारे के साथ ही कैबिनेट विस्तार की तैयारियों में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में प्रभारी बदलने समेत संगठन में बड़े बदलाव के आसार हैं। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल में भी नए नेतृत्व की कवायद चल रही है। इसके लिए पार्टी का अधिवेशन भी 24-25 जुलाई को होने जा रहा है। थोथा चना बाजे घना कहते हैं, क्योंकि ना तो करण मेहरा ने हटाना है, ना किसी अन्य विधायक ने हटाना है। ये हाईकमान ने फैसला करना है कि किस प्रदेश पर किसको प्रभारी रखना है, किसको अध्यक्ष रखना है, किसको नहीं रखना है। तो मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ में हाईकमान ने कोई फैसला लेना है, उसमें हम लोगों की टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। नहीं, दिल्ली तो मैं हर दूसरे महीने जाता हूँ, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है अपने नेताओं से मिलना, अपने प्रभारी से मिलना, प्रदेश के विशेष जो मुद्दे हैं, जैसे इस समय जो घटनाएं घटी हैं उन विषयों पर चर्चा करना। केदारनाथ में सोने का जो मामला है, इधर जो मारपीट के मामले हुए हैं, अन्य जो घटनाएं हुई हैं, उन विषयों पर चर्चा विमर्श करने की मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के समय इन विषयों में बात करता हूँ। इसी
अभी तक उत्तराखंड के अंदर में चुनाव नहीं हुए हैं, सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष बना है, लेकिन अभी भी हम कोशिश करेंगे सर्वसम्मति से हो जाए। लेकिन हमने इसके साथ ही साथ चुनाव की भी तैयारी कर रखी है। अगर सर्वसम्मति नहीं बनी और किसी कारण से चुनाव की नौबत आएगी तो चुनाव भी कराए जा सकते हैं। कुल मिलाकर धामी कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल की खबरों से ही नेताओं की हलचल बढ़ गई है। धामी कैबिनेट से 3 मंत्रियों की छुट्टी की चर्चाएं भी फिर से शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस सही नहीं होगी उस मंत्री की छुट्टी होगी। वहीं 2 दिन पहले राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के बीच शिष्टाचार मुलाकात के बाद मंगलवार को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल ने भी राज्यपाल से भेंट की है और इससे कयासबाजी बढ़ने लगी है। देखना होगा सीएम धामी अपनी कैबिनेट में क्या कुछ बदलाव करते हैं और क्या अन्य दलों में हो रहा बदलाव कोई सकारात्मक परिणाम उनकी पार्टी के लिए ला पाएगा या नहीं, इस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेंगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा। सबसे पहले आपको हम उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में संजीव वर्मा साहब है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और सुनीता प्रकाश जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, और संगीता शर्मा जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से, और मनोज ध्यानी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। और भी मेहमान आगे हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत स्वागत, और शुरुआत करना चाहेंगे संजीव वर्मा जी के साथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, कैबिनेट विस्तार की बात तो लगातार चल रही है, लेकिन अभी इस पर कोई भी तस्वीर साफ नहीं है। क्या लगता है, क्या 24 के लिहाज से आप लोग भी बड़े बदलाव कर सकते हैं और अहम चीजें देखने को मिल सकती हैं? संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? हेलो जी संजीव जी बोलिए। गरिमा जी, आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को पूरा करें आप। गरिमा जी, देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान चल रहा है और इस समय हम अपने महाजनसंपर्क अभियान के अंतिम चरण में हैं, जिसमें घर घर जाकर हम लोग प्रत्येक परिवार से संपर्क कर रहे हैं और उनसे मिस कॉल के माध्यम से पार्टी से जुड़ने का हम लोग आग्रह कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारे तमाम वरिष्ठ नेता केंद्र से भी इस कार्यक्रम में लगातार जुड़े हुए हैं, और चाहे लोकसभा से लेकर विधानसभा तक और प्रत्येक जिले से लेकर मंडल तक और बूथ तक हम लोग और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है पूरी तरह से एक माह से सक्रिय हैं और पार्टी को एक सकारात्मक रिस्पांस मिल रहा है। तमाम जनता माननीय मोदी जी के कार्यों से पूरी अभिभूत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उत्तराखंड का जिस प्रकार से बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट हुआ है, तमाम नई योजनाएं परियोजनाएं इस समय उत्तराखंड में जो चल रही हैं और जन भावनाओं के अनुरूप जो सरकार काम कर रही है, मैं सोचता हूं उससे जनता का एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक अट्रैक्शन है उसमें और अधिक वृद्धि हुई है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। 2024 को एक केंद्रित करते हुए हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं यदि हम विपक्ष को देखते हैं, कांग्रेस पार्टी को देखते हैं और अन्य दल, आम आदमी पार्टी हुई, यूकेडी पार्टी हुई, तो इनके अंदर जो अपनी उठापटक उहापोह की स्थिति है, ये इनके यहाँ अपने प्रभारी को बदलने की कभी कवायद चल जाती है, कभी पीसीसी के अंदर आपके प्रदेश अध्यक्ष महाराज जी के साथ अभद्रता रुड़की के कार्यकर्ता कर जाते हैं, उनके साथ मारपीट कर जाते हैं। तो ये उनके अंदर का मामला है, उनके पार्टी के अंदर की बात है। हमको कोई विशेष इस पे टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि कांग्रेस एक तरह से मुख्य विपक्ष की भूमिका में है,
तो हमको इन बातों का उल्लेख भी मैं सोचता हूँ हमको करना चाहिए। जहां तक यूकेडी की बात है, न 9 में न 13 में कोई जनाधार नहीं है, और जो जनाधार उनका रहा उसको भी वे पूरी तरह से अपनी जन विरोधी कार्य प्रणाली के चलते वो पूरी तरह से नकार चुके हैं, और जनता उन लोगों को पूरी तरह से नकार चुकी है। आज वो जीरो की स्थिति पे है। जहां तक आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो विगत 2022 का जो चुनाव हुआ, 2022 के चुनाव में आप देखें 70 विधानसभाओं में वो लोग चुनाव लड़े और 68 में उनकी जमानतें जब्त हुई। तो मैं सोचता हूँ तमाम विपक्ष को एक तरह से पूरी की पूरी तरह से जनता यहाँ की नकार चुकी है, और आने वाला जो हमारा 2023 का निकाय के चुनाव है और 2024 के हमारे जो लोकसभा के चुनाव है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है, और एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार और माननीय मोदी जी फिर एक बार इसी नारे ठीक के है साथ। संजीव जी, देखिए आपने अपनी बात कह ली, अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिना दी, आपने कहा कि जनाधार आपकी पार्टी के साथ है, आपके नेताओं के साथ है, लेकिन ये मत भूलिए कि चुनाव में विधानसभा के आपके मुख्यमंत्री को जनता ने नकार दिया था, जिसके बाद किस तरीके से वो दोबारा से खटीमा से चुनाव में मैदान में आए वो आम जनता जानती है सर। और रही बात जैसे बाकी के दलों की बात, वैसे तो मैं आपने अभी यूकेडी को लेकर भी बात कही, मैं कांग्रेस के पास जाती इसके बाद, लेकिन अब मैं यूकेडी के पास जाऊंगी, उसके बाद सुनीता जी आपके पास आऊंगी, आप चिंता मत करिएगा। यूकेडी को लेकर अनुपम जी, हाँ मैं आऊंगी, संजीव जी आपके पास आऊंगी अभी, और मेहमानों को जोड़ लूँ फिर आपके पास आती हूँ। अनुपम जी, अभी आपने सुना संजीव जी ने कहा कि यूकेडी का फिलहाल कुछ नजर नहीं आता, आपका जनाधार लगातार खोता रहा, और अब तो आपके यहाँ पर जो नेतृत्व है उसको लेकर भी हलचल मची हुई है। क्या लग रहा है, निकाय चुनाव है आने वाले वक्त में, इसके बाद लोकसभा का चुनाव है, यूकेडी कुछ करेगी? क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल का बड़ा अहम रोल रहा है, बड़ा अहम किरदार निभाया है उत्तराखंड के लिए, लेकिन बावजूद इसके लगातार जनता तक ना पहुंच पाना, जनता का विश्वास भरोसा ना जीत पाना, वजह क्या है आखिर? किस तरीके से अब काम करेंगे आप? अनुपम जी अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी क्षमा चाहूंगा, अब आ रही होगी। जी बोलिए। उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसा दल है जो जनक है उत्तराखंड का। आपको संजीव भाई साहब हमारे जो हैं भाजपा से हैं, भाजपा एक सनातनी पार्टी है जैसा ये लोग कहते हैं, तो उसी सनातनी एग्जाम्पल को देता हूं। जो पिता होता है उसके कंधे पे बच्चे नहीं होते, उसके सर पे होते हैं। जैसे कृष्ण को जब लेके चले थे जेल से, तब पिता नहीं दिख रहा था, लेकिन उस बहुत भयंकर तूफान के ऊपर जो टोकरी थी वो बेटे की थी। हाँ। अब बेटे जब बड़े होते हैं तो नालायक भी निकल जाते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल तो जनक है उत्तराखंड का। वो हमेशा 3 और 13 क्या, वो 30 और 60 पे भी है। सर फिर जनता का प्यार आपको क्यों नहीं मिलता? आपको जनता का साथ क्यों नहीं मिलता, जबकि चुनावों में तो हर बार लगभग आप आते हैं, लेकिन बावजूद इसके जनता का साथ मिलने में नालायक? इसमें कोई बात नहीं, आप आपके टर्न आने पे बात कीजिएगा। हाँ सर बहुत शांति से सुना। संजीव जी प्लीज, संजीव जी मैं आऊंगी आपके पास, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, पहले ऐसे सबकी आवाज नहीं आती। देखिए, जिस चश्मे से भाजपा इस समय अपने आप को देखती है, वो ये शायद भूल गई कि उसे कितना लंबा अरसा लगा इस जन बहुमत को पाने का। जनता के बहुमत को पाने में इनकी शताब्दियां, दशक निकले हैं, एक दशक नहीं कई दशक। तब जाके आज भाजपा ये कहती है कि हम लीडरशिप पे हैं। जनता ने स्वीकार किया क्योंकि जनता ने ये माना कि दूसरी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही थी। आज वर्तमान में जितने भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के समय में हो रहे हैं, उनको ये लाभ छिपाएं या अपने मुंह से ना कहें, जानता है यहाँ का एक एक जनमानस है। अब रही बात, देखिए मुझे कटाक्ष करना नहीं, इस समय जो मुद्दे पे डिबेट है वो है कि उत्तराखंड क्रांति दल क्या कर रहा है। मुझे अपनी प्रगति बतानी है। हमारे यूकेडी में मैं मानता हूँ कि हम लोग एक जनमत को लेने में लंबे समय से, शुरुआत में हमारे 4 विधायक आए, उसके बाद ये ग्राफ नीचे गया, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी रहा, क्योंकि क्रांतिकारियों की पार्टी है, सत्ता के लोभियों की पार्टी नहीं थी, और इसलिए कोई बहुत ज्यादा सत्ता की तरफ किसी का एग्रेशन भी कभी नहीं रहा। लेकिन हाँ, वर्तमान हालात जो आज उत्तराखंड के हैं उसको देखते हुए यूकेडी का शीर्ष नेतृत्व से लेके हर व्यक्ति चिंतित है। आज अगर हम जैसे लोग अपने प्रोफेशन को छोड़ के यूकेडी में आ रहे हैं
तो इसलिए नहीं आ रहे कि हमें राजनीति से बहुत लगाव है या हमें राजनीति पराकाष्ठाओं में अपने को एमएलए, एमपी या सीएम बनाना था, जैसा कि लोग करियर बनाते हैं राजनीति में। हम आज अगर उत्तराखंड क्रांति दल में हैं और मुझ जैसे कई नए चेहरे यूकेडी में आ चुके हैं, तो वो इसी वजह से आए हैं कि वर्तमान सत्ता यहाँ दलाली, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, अपनों के केस दबाना, दूसरों पे झूठे आरोप लगा के मुकदमों में फंसाना, इस तरह के लगातार काम कर रही है, रोजगार का दमन कर रही है। उसी को लेके हमारी लगातार मीटिंग चल रही है। अभी हमारा अधिवेशन आने वाला है 24-25 जुलाई को, जिसमें सीधा सीधा काशी सिंह एरी सर का और दिवाकर भट्ट सर का सीधा सीधा है कि अब हम नई लीडरशिप को सामने लाएंगे और यूकेडी में बहुत जल्दी आपको एक नई लीडरशिप दिखेगी। निकाय चुनाव को लेके भी हम लोग लामबद्ध हो चुके हैं। निकाय चुनाव में हमारे सब जगह ऑब्जर्वर हो चुके हैं, हमारे जिला सम्मेलन पूरे हो चुके हैं, हमारे डेलीगेशन तैयार हो रहे हैं और वार्डों के प्रभारी हम तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको देहरादून से मेयर का नाम भी एक नए चेहरे के साथ मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है कि उत्तराखंड क्रांति दल कहीं ना कहीं अब जनता तक पहुंच पाने में कामयाब हो पाएगा, क्योंकि इसके पहले हमने देखा है कि किस तरीके से हाशिए पर उत्तराखंड क्रांति दल नजर आ रहा था। ठीक है, अनुपम जी आपके पास लौटेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ में सुनीता प्रकाश जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। मैम बहुत स्वागत आपका भी आज की हमारी चर्चा में। सुनीता जी, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मेहनत लगातार करती है, रह रहकर हरदा भी एक्टिव हो जाते हैं, प्रीतम सिंह भी कभी कभी अचानक से एक्टिव हो जाते हैं। कुल मिलाकर जो विपक्ष है वो अगर मुख्य तौर पर देखें तो बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी ही नजर आती है। लेकिन हमने विधानसभा के चुनावों में देखा, आपको भी बहुत उम्मीद थी और ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाएगी, काफी हद तक हुआ भी ऐसा, लेकिन जीत के मुहाने तक नहीं पहुंच पाई। अब इस बार क्या नए बदलाव होंगे? और हमेशा ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी अंतरकलह की वजह से देवभूमि में पिछड़ जाती है। क्या इस अंतरकलह से उबर पाएगी आपकी पार्टी और सत्ता तक पहुंचेंगे आप? क्योंकि अब 24 की तैयारी है, निकाय है, सबके लिए तैयारी क्या है आपकी? देखिए, आपसे कहना चाहूंगी गरिमा जी कि आपने कहा कि अंतरकलह है। देखिए, ये अंतरकलह तो आपको हर पार्टी में मिलेगा। आप जितने भी यहाँ पे बैठे हैं मेरे साथी, उन किसी से भी आप पूछ लीजिए, हर पार्टी में अंतरकलह आपको दिखाई देगा। क्योंकि जहाँ आपके बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, नेता होते हैं, थोड़ा बहुत जो है उसमें आपस में लोगों के नहीं एक मत में नहीं अगर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग, लेकिन अगर वो आपसी सहमति तक ही सीमित रह जाए, वो आपकी पार्टी के भीतर तक रह जाए, अगर बातें बाहर आएंगी तो फिर तो उस पर बोला जाएगा ना मैम। और ये अंतरकलह कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। हम 24 के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा से हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और उसका असर आपको कर्नाटक में भी मिला है। हमारी उम्मीद है कि हम उत्तराखंड में भी एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं और आपको जो है इस बार लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा, आने वाली विधानसभा में हम एक अच्छे खिलाड़ी की तरह से अपने खिलाड़ियों को आगे करेंगे और ये विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों हम जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए, आप जनता देख चुकी है, भाजपा को भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। आप दोष लगाते हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन जनता ने हमें पूर्ण बहुमत नहीं दिया। आपने कई आपकी ना गरिमा जी, मुझे आवाज ठीक से मतलब नहीं आ रही, तो मैं कोशिश कर रही हूँ बोलने की, लेकिन मुझे आप मेरा ऑडियो ठीक कराने की कृपा करें। नहीं सुनीता जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, हम तक आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, आप अपनी बात को पूरा कर सकती हैं। आवाज कट के आ रही है तो प्लीज। लेकिन क्या है कि जिस तरह से कि भाजपा का आप रूप देख लिया कि पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद में भी, जैसे कि हमारे राज्य का था, हमारे उत्तराखंड राज्य के हर जनता का एक ही सपना था कि हमें जल्द से जल्द शिमला जैसा जो है भू कानून मिलेगा, जो कि सरकार देने में असफल रही है। हमें राजधानी नहीं दे पाई है ये सरकार। साथ ही साथ जो है कई सारे मुद्दे हैं, बेरोजगार सड़कों पे हैं, ये जो हमारे जो बहुत मूलभूत जो बहुत हमारे ज्वलंत मुद्दे इस राज्य के हैं, उनको भाजपा सरकार उनको निपटाने में, उनको राज्य को देने में असफल रही है। लेकिन बावजूद इसके जनता का प्यार मैम इनके पास क्यों जाता है? हम यही तो पूछ रहे हैं ना, क्योंकि अगर हमने देखा इस बार की सीटों में भी कहीं ना कहीं कमी आई थी, आपकी पार्टी ने खूब अच्छी टक्कर दी थी उनको, लेकिन क्यों आखिर इस सत्ता के, जबकि आम आदमी पार्टी भी इस बार तो चुनावी मैदान में थी। तो इनका जनता को आभार वापस करना चाहिए लोगों को कि जनता ने 70 साल के बाद इनको आने का मौका दिया। और मेरा कहना यह है कि पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद में इनको जनता के हित में कार्य करने चाहिए। आप कहाँ के मुद्दे लेके आते हैं, मुझे क्या मैं आपको बताऊं। आप मदन कौशिक जी को देख लीजिए, भ्रष्टाचार में लेते, इतने पुराने नेता हैं हमारे, उसके बाद उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगना अपने आप में एक दुर्भाग्य है। उनको नैतिक जिम्मेदारी के अनुसार उनको नैतिकता समझने के साथ उनको इस्तीफा देना चाहिए। आपके संगठन को उनके ऊपर जो है कुछ अनुशासन
कुछ अनुशासित कार्रवाई करनी चाहिए थी कि भाई आप जवाब दे कि आपके ऊपर ये लग रहा है, लेकिन पूरा का पूरा भाजपा और पूर्ण बहुमत की सरकार चुप बैठी है। एक मंत्री के सामने इनके कहीं भी इनके मुख्यमंत्री जी भी असहाय महसूस हो रहे हैं कि और आप प्रेमचंद अग्रवाल जी मैडम को आप देख अपने लीजिए। दल को लेकर बताइए। ठीक है, ये हमने भाजपा की बात आपकी सुन ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने दल को ठीक करने के लिए क्या कर रही है? क्योंकि अभी ये खबर है कि संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। क्या ये जो समस्याएं हैं, जैसे मैंने अंतर कलह आपकी एक समस्या को बताया, क्या इस समस्या से आप अपने दल को उबारेंगी ताकि आपका दल भी आगे बढ़ सके? आने वाले बिल्कुल वक्त में गरिमा कैसे जी, इन समस्याओं को गरिमा दूर जी, करने की तैयारी है आपके चेंज पास? कि देखिए आप हर पार्टी में देखिएगा बदलाव होता है। प्रभारी रहे हैं, अब हर 3 साल बाद 5 साल बाद जो है उनको चेंज किया जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अगर प्रभारी चेंज हो रहा है तो ठीक है, पार्टी का हमारे शीर्ष नेतृत्व का अपना फैसला है, वो राज्य हित में ही कुछ करना चाह रहे होंगे तभी उनके जो हमारे प्रभारी चेंज हो रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रभारी कितने साल रहेंगे, 2 साल में, 3 साल में, 5 में प्रभारी बदले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रभारी बदले जा रहे हैं, और हम लोग तो उम्मीद में भी है कि जल्द से जल्द अगर इसका निर्णय होता है तो मेरे ख्याल से दूसरे लोगों को इसको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बिल्कुल 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 सुनीता जी आपके पास लौटेंगे और मेहमान हैं उनको जोड़ लेते हैं। अब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं संगीता शर्मा जी हैं। संगीता जी बहुत स्वागत आपका भी हमारी चर्चा में। संगीता जी अभी आपने सुन ही लिया होगा कि संजीव जी ने आम आदमी पार्टी के लिए कहा कि भाई इनकी तो जमानत तक जब्त हो गई थी। सच भी है, खूब मेहनत हुई, अजय भट्ट जी की ओर से खूब मेहनत की गई थी, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी का हश्र जनता ने देखा। क्या वजह रही कि आप इसको तो दिल्ली मॉडल पर बनाना चाहते थे लेकिन जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया उत्तराखंड में? और अब जब 24 का चुनाव है, इससे पहले आप क्या सबसे पहले संगीता जी अनम्यूट करें। देखिए गरिमा जी, हाँ। 2022 का हमने 70 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें हमारी कमी रही जो हम जनता तक अपने मैसेज को नहीं पहुंचा पाए। जो हम बात जनता से करना चाहते थे वो संवाद हमारा उस तरीके से नहीं हो पाया और जनता का जो बहुमत था वो हमें नहीं मिला और हम अधिकतर सीटों पर जमानत भी जब्त हुई। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी भी है गरिमा जी जो 9 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बनी। 2 राज्यों में हमारी सरकार है, यूपी गुजरात में हमारी सीटें हैं, गोवा में हमारी 2 सीटें हैं। तो सबसे जल्दी कोई ग्रोथ करने वाली पार्टी भी आम आदमी पार्टी ही है, जिसने काम करके जनता के बीच दिखाया और 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। चाहे बीजेपी हो, उसको एक लंबा समय लगा गरिमा जी यहाँ तक पहुंचने के लिए। और देखिए जिस तरह से बीजेपी पर, उसके संगठन पर जनता ने भरोसा किया, चाहे देश में भरोसा किया या उत्तराखंड में भरोसा किया गरिमा जी, और बहुत प्यार देकर के इनकी सरकार बनाई, बहुत ज्यादा बहुमत के साथ इनकी सरकार बनाई कि उत्तराखंड में एक पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, एक डबल इंजन की सरकार आएगी तो बहुत कुछ विकास देखने को उत्तराखंड को मिलेगा। जिस चीज से उत्तराखंड जूझ रहा था, कांग्रेस बीजेपी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि दोबारा बीजेपी की सरकार को लेकर के यहाँ के लोग आए, लेकिन उनको आखिर मिला क्या गरिमा जी, ये सोचने का बहुत बड़ा विषय है। आम आदमी पार्टी को उन्होंने प्यार नहीं दिया, कांग्रेस को उन्होंने प्यार नहीं दिया, लेकिन आपको भर भर के प्यार दिया, लेकिन उस प्यार के बदले आपने उनको क्या दिया? बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज उनको मिला, प्रेमचंद अग्रवाल जी रास्ते में लोगों को पीटते हुए मिले, अंकिता भंडारी जैसा हत्याकांड हुआ। तो ये सब पूर्ण बहुमत की सरकार ने आखिर उत्तराखंड को क्या दिया? एक राजधानी नहीं मिली, भू कानून नहीं मिला, लगातार पहली सरकार में भी मुख्यमंत्री बदलते रहे, मुख्यमंत्रियों की प्रयोगशाला रहा। आज भी जो गांव हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं हमारे, वहां आज भी बिजली पानी की समस्या है। ठीक है, लेकिन संगीता जी सबसे बड़ी बात ये ना, ठीक है ये सारी समस्याएं, ये सारे आरोप आप राजनीतिक दल होने के नाते संजीव जी पर लगा सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये ना कि जब चुनाव हुआ था उस दौरान हमने देखा था कि आपको भी जनता का प्यार नहीं मिला। अब उसको सुधारने के लिए आप अपने दल में क्या कुछ बदलाव करेंगे, इस पर हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं कि अब 24 के चुनाव के लिए क्या बदलाव संगठनों में देखने को मिलेंगे। संगीता जी हमारे साथ पर लगातार बनी हुई थी, उनसे ही हम जवाब ले रहे थे। संगीता जी ब्रेक के पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी। देखिए आपने गिना दिया कि किन चीज़ों पर कमी थी, क्या कुछ इन्होंने जनता को नहीं दिया, लेकिन कुछ भी हो इस बार उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। हर बार बीजेपी कांग्रेस बीजेपी इस तरीके से चलता था, लेकिन उत्तराखंड में इन्होंने रिपीट किया जो रिकॉर्ड तोड़ने के बराबर था। आपका भी दल इस बार चुनाव में था, अगर
करता अच्छा तो कहीं ना कहीं मुश्किलें सीधे तौर पर बीजेपी की खड़ी होती। लेकिन आप ये बताइए, जैसे चुनाव हुआ था उसके ठीक बाद अजय भट्ट ने इस्तीफा दे दिया था, अब क्या आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए इनके लिहाज से अपने संगठन में बड़े बदलाव करेगी ताकि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ उतर सके? देखिए गरिमा जी, जो प्रभारी थे उत्तराखंड आम आदमी पार्टी में, उनको बदल दिया गया है। नए प्रभारी उत्तराखंड को मिल चुके हैं, सह प्रभारी नए मिल चुके हैं, और संगठन का जो निर्माण है वो नए सिरे से कवायद शुरू हो गई है। सभी चीजों पर काम हो रहा है और बहुत जल्द सबके सामने भी होगा। और देखिए, जो मैंने कहा कि हमारी कमियां थी, हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए, उसका खामियाजा हमने भुगता। लेकिन जिसको प्यार दिया उन्होंने अब काम नहीं किया, तो उसका खामियाजा आने वाले समय में गरिमा जी उनको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब जनता किसी पर भरोसा जताती है, कुछ उम्मीद रखती है और वो पूरी नहीं होती, तो वो दूसरी पार्टी की तरफ आपकी तैयारी क्या है संगीता जी, आपकी तैयारी क्या है आने वाले वक्त में जो चुनावी जंग होगी उसके लिए? देखिए, जनता, हमारा संगठन उतना बड़ा आज देश में नहीं है जितना बीजेपी का है, क्योंकि हम 9 साल की पार्टी है। फिर भी हमने जिस तरीके से काम किया, क्योंकि जनता हमारी ताकत है गरिमा जी। जो काम हमने दिल्ली में किया या जो अभी 1.25 साल में हमने पंजाब में काम करके दिखाया है, उस काम को जब हम जनता के बीच पहुंचाएंगे, उस काम को जनता के बीच बताएंगे, तो जनता का भरोसा आम आदमी पार्टी को जरूर मिलेगा। और जिस तरह से एक दूसरी पार्टी ने उन्हें ठगने का काम किया है, तो वो हमारे लिए विश्वास की ताकत बनेगा और जनता आम आदमी पार्टी पर जरूर भरोसा करेगी। जिस तरह से हमने दिल्ली में, चाहे वो महिलाओं के लिए काम हो, चाहे वो शिक्षा में काम हो, स्वास्थ्य में काम हो, जो भी काम हमने दिल्ली में किए हैं, वो हमारा एक रोल मॉडल है उत्तराखंड में भी बताने के लिए कि हम उस तरीके से जब यहाँ आएंगे तो उस काम को करेंगे। हम घर घर तक उस काम को पहुंचाने का काम करेंगे गरिमा जी, और पूरी ताकत के साथ, चाहे वो 2024 का चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, उसको लड़ेंगे। बिल्कुल साफ तौर पे यानी तैयारी आपकी भी पार्टी की है, लेकिन देखना होगा कि आपकी पार्टी पर जो बदलाव होंगे उन पर जनता कितना यकीन कर पाती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है मनोज ध्यानी जी। सर, बहुत स्वागत आपका भी। मनोज जी, मैं सबसे आखिर में आपके पास आई सिर्फ इसी वजह से कि ताकि आप भी राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं उनको सुन लें, उसके बाद अपनी टिप्पणी या जो भी प्रतिक्रिया देनी है वो दें। आपको क्या लग रहा है, उत्तराखंड में देखिए अभी चुनाव है निकाय का, ये चुनाव भी कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत बड़ा है, परीक्षा के तौर पर है। इसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में बीजेपी को बढ़त दिलाने के लिए लगातार पुष्कर सिंह धामी अभी से कवायदे तेज कर चुके हैं। आपको लग रहा है कि अब संगठनों में जो बड़े बदलाव होंगे इनका फायदा होगा आने वाले चुनावों में, और किस लिहाज से किए जाएंगे? क्योंकि जैसे ही ये खबर आई बीजेपी में भी कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है, कई विधायकों की धड़कनें बढ़ गई हैं। गरिमा जी, जो राजनीति है वो 2 चीजों पर चलती है। हाँ, और उन 2 चीजों में पहला है कि मुद्दों पे आधारित परसेप्शन, कि किस तरीके का परसेप्शन बन रहा है, चुनाव का माहौल किस रूप और किस दिशा में आगे बढ़ेगा, और दूसरा उस राजनीतिक माहौल में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उन तरंगों को समेटने की क्षमता किस संगठन के पास बेहतर होगी। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में परसेप्शन की राजनीति की अगर बात किया जाए तो इस समय एक बहुत बड़ी जोर आजमाइश मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड के भीतर चल रही है, और इसके अंदर जो हमारे युवा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी पूरी कोशिश है कि एजेंडा को, परसेप्शन को इस तरीके से क्रिएट किया जाए कि जिसमें उत्तराखंड हिंदुत्व का मॉडल नजर आए पूरे देश के भीतर और जनता उस रूप में उसकी ओर बढ़े। लेकिन दूसरी ओर जो तमाम विपक्षी राजनीति है वो उन चीजों को उठाने का प्रयास कर रही है जहां पर सरकार की विफलता, सरकार की दबंगई, सरकार के मंत्रियों की दबंगई और जो इनएफिशिएंसी है, चाहे वो महंगाई के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो, वो सामने नजर आए। और मुझे लगता है कि ये जोर आजमाइश इतनी जबरदस्त ढंग से चल रही है कि परसेप्शन की राजनीति में इस समय लगभग 50-50 का रेशियो में चल रहा है। सांगठनिक ढांचा जो है बहुत मजबूत होता है किसी चुनाव को जीतने के लिए, और उसमें चुनावी राजनीति का प्रबंधन जो बूथ लेवल से प्रारंभ होता है, प्रचारों तक चलता है, चुनाव के अंतिम क्षण में वोट जिस दिन काउंट होते हैं और रिजल्ट निकलता है वहां तक, बल्कि यूं कहिए कि जो सर्टिफिकेट जीतने का
जिला अधिकारियों के माध्यम से लिया जाता है, वहां तक वो खेल चलता रहता है। और उसके बाद सरकार बनाने बिगाड़ने के खेल में जो सूटकेस पॉलिटिक्स आती है, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आज लोकतंत्र में पारदर्शिता, सुशासन के नाम पर चुनाव नहीं हो रहे हैं और ना ही सरकारें बन रही हैं। सरकार जोड़ तोड़ से बनी है। उत्तराखंड में भी जो 5 सितारा 7 सितारा संस्कृति की मतलब विधायकों को ले जाने का वो हम लोगों ने देखा है। चार्टर्ड विमानों की फ्लाइटों में ले जाते हुए देखा है। ये सारी चीजें आई हैं, उत्तराखंड के अंदर भीतर आ चुकी हैं। बिल्कुल। तो उत्तराखंड की राजनीति में जहां तक चुनावी राजनीति का बात है, उसमें वाइल्ड मशीनरी और जो पैसे का खेल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा एज है, ताकत है, ये तो नजर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सीखा है और भारतीय जनता पार्टी से बड़ी तेजी से वो सीख भी रहे हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा पक्ष रहा है सोशल मीडिया में, जैसे ट्विटर में, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, वो लगभग भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल को टक्कर देती रही है। ये कम से कम दिल्ली में नजर आता रहा। तो मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस क्षेत्र में बढ़त हासिल की है, मजबूती बना रही है और कोशिश कर रही है कि इनके प्रवक्ता भी अटैकिंग हों, गंभीरता से मुद्दों के साथ खड़े हों और आईटी सेक्टर जो इनका है वो भी वाइल्ड रहे। तो लड़ाई बराबर की होती जा रही है। लेकिन और चूंकि आम आदमी पार्टी नई राष्ट्रीय राजनीतिक दल बना है, तो बहुत संभव है कि वो पूरी जो सांगठनिक मशीनरी है उसको वायल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहां नेतृत्व का अभाव बहुत बड़ा है, जबकि कांग्रेस के पास नेतृत्व है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई सरकार एंटी इनकन्वेंसी को अगर कोई खा सकता है तो उसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखती है। अभी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर नेतृत्व दिखाना पड़ेगा और वो कैसे कर पाएगी, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड क्रांति दल, मेरा मानना है कि उत्तराखंड क्रांति दल को जो जमीनी मुद्दे हैं और उत्तराखंड के क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर कंसंट्रेट करते हुए अपना फोकस 70 सीटों में न लगाते हुए कोशिश करनी चाहिए कि वो कम से कम 5 से 10-12 सीटों तक किसी तरीके से बिल्कुल। अभी तो उनके सामने अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, भविष्य में बार्गेनिंग पोजीशन में आए, ये उनकी कोशिश होनी चाहिए अगर वो ये ऐसा कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए अस्तित्व बचाना ही सबसे पहले उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हाशिए पर वो जा चुके हैं ये बहुत अहम है। उम्मीद ये थी कि इसके पहले आम आदमी पार्टी भी इस जगह को ले पाएगी, निर्णायक भूमिका में आ पाएंगे, क्योंकि अगर कुछ सीटें आ जाती हैं तो ऐसे में अहम भूमिका हो जाती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर नजर आई थी। संजीव जी कुछ कह रहे थे, जैसे अनुपम जी ने कुछ कहा था, मैं संजीव जी के पास ही जाऊंगी। संजीव जी, आपने सुना, देखिए लोगों को ये शिकायत है कि आपने वादा किया था, आपने जनता को भरोसा दिलाया था, जिसके बाद जनता ने आप पर प्यार दिया, जनता ने आपको सिर आंखों पर बैठाया, लेकिन उसके बदले में आपने जनता को क्या दिया, ये बहुत अहम है। और लोग कह रहे हैं कि जनता निराश हुई है। अब आप क्या फेरबदल करेंगे? क्या इससे ही आने वाले चुनावों में जनता का साथ आपको एक बार फिर से मिलेगा? आपको लग रहा है कि क्या इतना काफी होगा? गरिमा जी, हाँ, देखिए डबल इंजन की हमारी सरकार है, हाँ, और मैं कांग्रेस की हमारी बहन बैठी हैं सुनीता जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आपकी भी 2012 से 2014 तक आपकी भी सरकार रही डबल इंजन की, तो आपने उत्तराखंड के लिए और यहाँ की बेहतरी के लिए क्या बड़ी योजनाएं परियोजनाएं आप लेकर आई। और जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, हमारी सरकार की है, तो मैं अपनी भी बताता हूँ। आप यदि आपके पास भी ऐसी, ज्यादा नहीं कहता हूँ मैं, मात्र 5 ही ऐसी योजना परियोजना बता दीजिए यदि आपने। सर 5 कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे अभी संगीता जी ने बहुत सारी समस्याएं गिनाई हैं, चाहे वो कर्जे की समस्या हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी की समस्या हो जिसके काम लगातार जो है पिछड़ते आए हैं, चाहे वो स्थायी राजधानी की समस्या हो, चाहे वो पलायन की समस्या हो, इन सब पर कुछ भी नहीं हुआ सर। चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, 5 नहीं, मुझे लगता है 50 समस्याएं
मैं गिना सकती हूँ, मैं कोई राजनीतिक दल नहीं हूँ, आप मुझ पर चाहिएगा तो आरोप लगा दीजिएगा, आमतौर पर ऐसा होता है, लेकिन ये समस्याएं हैं जो आम जनमानस को उत्तराखंड में झेलनी पड़ती है, इस बात से आप भी वाकिफ होंगे, और इनका निदान नहीं हुआ। हाँ बोलिए। गरिमा जी, मुझसे जवाब ले लीजिए हाँ, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने राजधानी की बात करी, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की। जहां तक प्लान की बात है, तो होम स्टे के माध्यम से, सोलर पार्क के माध्यम से, जैविक खेती के माध्यम से, फल पट्टी के माध्यम से, टूरिज्म के माध्यम से जो तमाम स्वरोजगार देने की एक बड़ी कवायद हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है, जो मातृशक्ति को, जो एनजीओज के लिए हम बड़ी मात्रा में हम लोग ऋण दे रहे हैं, और 50 से लेकर 60-80% तक की उसमें सब्सिडी देने का हमारी सरकार ने काम किया है। जहां हमारी सरकार ने किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण 0% पर देने का काम किया, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की 150 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं, परियोजनाएं आज उत्तराखंड में गति। कठोरतम नकल विरोधी कानून लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, जहां कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, जहां नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, जहां ड्रग फ्री स्टेट बनाने की दिशा में हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से हमने जितने भी वायदे 2022 के चुनाव में जनता से किए थे, उसमें चाहे 3 सिलेंडर गरीब वर्ग को मुफ्त देने की बात कही हो, उस पर हम लोग पूरी तरह से खरे उतरे हैं। हमने अपने गरीब वर्ग को 3 सिलेंडर देने का काम आरंभ कर दिया है। और जो हमारे वृद्ध हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उसमें वृद्धावस्था पेंशन जो पहले मात्र 1000 रुपए दी जाती थी, अब उसको 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। पहले केवल परिवार के एक व्यक्ति को दी जाती थी, अब हमने पति और पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन देने का काम किया। जहां तक अटल आयुष्मान योजना की बात हो, पूरा 1,25,00,000 जितनी भी यहाँ की जनसंख्या उत्तराखंड की है, तमाम वर्ग, वो चाहे निचला स्तर हो, मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, हर व्यक्ति अटल आयुष्मान योजना से आच्छादित है। और अभी आपने बात करी थी स्मार्ट सिटी की, तो गरिमा जी मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर किसी भी व्यक्ति को देहरादून में भेजिए। और सर, हमने कितने डिबेट्स की है और कितने रिपोर्ट्स हमने खुद तैयार की है, आप यकीन मानिए इसमें बिल्कुल निष्पक्ष होकर मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम हुआ था, आपकी सरकार की ओर से शुरू किया गया, आपने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी का बजट भी आपकी ओर से आधा कर दिया गया। इस बात से आप वाकिफ होंगे ना सर, बजट आधा करने वाली आपकी सरकार है। आपने डबल इंजन की सरकार से अपनी बात को शुरू किया था, आपकी डबल इंजन की सरकार भी काम नहीं कर पा रही है। पहली बार कंक्रीट की नालियां बन रही हैं, ये भी सर, लेकिन अगर कोई काम शुरू होता है तो उसका एक लेआउट तैयार होता है ना, क्योंकि एक ही सड़क को अगर आप 4 बार डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर से बनाएंगे, तो ऐसे में स्मार्ट सिटी का काम पूरा होने में कितना वक्त लगेगा? कितना अच्छा डेवलपमेंट और एक दीर्घकालीन योजनाएं, परियोजनाएं इस समय चल रही हैं। मैं सोचता हूं हर व्यक्ति अप्रिशिएट कर रहा है, किंतु कांग्रेस पार्टी का और हमारे तमाम विपक्ष जैसे आम आदमी पार्टी और यूकेडी, इन लोगों को दृष्टि दोष हो जाता है विकास को देखने के लिए। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपने आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, उस पट्टी को हटाइए और विकास को देखने की आदत डालिए। सर, आम जनमानस के सामने जो समस्याएं होती हैं, उनके आंखों के आगे विपक्षी पट्टा नहीं बंधा होता है, लेकिन उनको जब वो सड़क से गुजरते हैं तो गड्ढों का सामना आम जनता को भी करना पड़ता है। और स्मार्ट सिटी का बजट आधा करने वाली भी आपकी ही डबल इंजन की सरकार है ना। कर रही है गरिमा जी, जनता अप्रिशिएट कर रही है। सर, जनता के सामने ही समस्याएं आ रही हैं। मैंने कितने डिबेट्स किए जिसमें आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस बात को स्वीकारा है। आप इस बात को मानेंगे कि आपके स्मार्ट सिटी का बजट केंद्र सरकार की ओर से आधा किया गया? मानेंगे आप इस बात को? गरिमा जी, केंद्र सरकार ने जब भी यहाँ पर धन की आवश्यकता हुई,
माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और सर हमारे जितने भी राज्य की सेंट्रल सरकार मिनिस्टर्स हैं, खर्च नहीं कर पाई। राज्य की सरकार खर्च नहीं कर पाई। 1000 करोड़ से 550 करोड़ कर दिया गया, 450 करोड़ केंद्र ने वापस ले लिए और कारण ये बताया गया कि राज्य सरकार ने खर्च नहीं किए, इसलिए हमें लेना पड़ा। अब आप बताइए, डबल इंजन की सरकार है, स्मार्ट सिटी का काम जो निर्धारित समय था उसमें पूरा नहीं हुआ, पैसा वापस चला गया। गरिमा जी, केंद्र का अंश होता है, राज्य का अंश होता है, केंद्र का और राज्य का केंद्र का अंश थोड़ा कम हुआ है, लेकिन केंद्र ने साथ ही हमको ये आश्वस्त भी किया है जितने भी धन की आवश्यकता होगी, धन की बिल्कुल कमी नहीं होने दी जाएगी। और मैं सोचता हूँ आप जो अभी बात कर रहे हैं 2-3 महीने पहले बहुत युद्ध स्तर पर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और मैं सोचता हूँ अगले 2-3-4 महीने में स्मार्ट सिटी का काम लगभग पूर्णता की ओर हो जाएगा और एक दिव्य भव्य स्मार्ट सिटी हम आप सबके सामने होगी। और विपक्ष का काम मैं सोचता हूँ केवल आलोचना करना ही नहीं, मेरे भाई सर, ठीक है संजीव जी, देखिए विपक्ष का काम आप ठीक कह रहे हैं कि जब आप जहां पर विपक्ष में बैठते हैं वहां पर आप भी अपने सामने वाले सत्ता पक्ष का आलोचना ही करते हैं। राजनीतिक दलों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही लगाए जाएंगे, बहुत कम ही ऐसे मौके होते हैं जब किसी काम की तारीफ कर दी जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, विपक्ष ही सवाल नहीं उठाता। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो आम जनमानस को जिनका सामना करना पड़ता है और वो परेशानियां आम जनमानस के सामने ही आती हैं और वो उठती भी हैं, इस बात को आप बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। खैर, आपके पास लौटेंगे। कांग्रेस पार्टी से सुनीता प्रकाश जी हैं। सुनीता जी, अभी संजीव जी ने कहा कि विपक्ष का काम तो है विरोध करना, हम लाख कोशिश कर लें, हम लाख विकास कर दें, लेकिन ये तो फिर भी विपक्ष विरोध का पट्टा बांधकर चलता है गले में और इसी के चलते वो लगातार विरोध करता रहता है। आपको लग रहा है कि उत्तराखंड में जो जनमानस की समस्याएं हैं वो दूर हो गई हैं? हालांकि अब तो ये संगठन में बदलाव करेंगे, उससे क्या समस्याएं दूर हो जाएंगी? आपको लग रहा है कि उससे कुछ नया होने वाला है? गरिमा जी, ये ब्रह्मत की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल है, नाकाम की ओर है। देखिए, आप जो मेन मुद्दे इसको उत्तराखंड को चाहिए, जो यहाँ की जनता को चाहिए, भू कानून चाहिए, आपको स्थायी राजधानी चाहिए, आपको बेरोजगारों के लिए रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा। 10 साल सरकार रही, आपने दिया क्या? आप क्या कर रहे हैं? आप हमें बिठा दीजिए संजीव जी, आपसे नहीं हो रहा था, हम करके 10 साल सरकार रही, आपकी 10 साल सरकार रही, आपने राजधानी दी क्या? आप भी दे सकते थे ना, आपने एक कदम भी उसमें आगे बढ़ाया क्या? आप बताइए, तो आपने उसमें एक कदम भी आगे बढ़ाया क्या? ठीक है संजीव जी, उनको बोलने दीजिए। अगर 10 साल सरकार उनकी थी तो आप भी तो हर बार। सर संजीव जी उनको बोलने दीजिए। देखिए, वो बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके पास आऊंगी, आप फिर से अपनी बात रख सकते हैं। और रही बात, आपने कहा 10 साल आपकी सरकार थी, सर आपकी सरकार को भी अब दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है ना। आपने पहले कार्यकाल में जो वादे किए थे वो अब तक भी नहीं पूरे हुए, तो कम से कम उन आरोपों को मढ़िए जो आप पर ना लगे हों। ठीक है, आपके पास आएंगे संजीव जी, अभी उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आते हैं। हाँ बोलिए। प्रदेश ये राज्य दो राजधानी का खर्चा वहन करने की स्थिति में है। आपने सिर्फ राजधानी घोषित की है ग्रीष्मकालीन, लेकिन न वहाँ पे अधिकारी है, न वहाँ पे कर्मचारी है। कभी कभी आप छुट्टियां मनाने चले जाते हैं वहाँ पे। ये किस तरह का, इतना गरीब राज्य को आप कितना कर्ज लेकर के इसको दबा देंगे राज्य को, और कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं। जो आपने बोला कि आप जो है जितने भी आपने मुद्दे दिलवाए हैं वो उत्तराखंड के हित में कोई भी नहीं है। उत्तराखंड भू कानून मांग रहा है, भू कानून दीजिए, लोकायुक्त चाहिए। आपके मंत्री जो है, आपके मदन कौशिक जी, भ्रष्टाचार के मामले उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। आपका लोकायुक्त कहाँ है? अगर लोकायुक्त होता तो ठीक है, आप सवाल कर लीजिए सत्ता पक्ष से, लेकिन सवाल मेरे भी हैं कुछ जो जनता की ओर से आए हैं। वो ये है कि देखिए, अभी संजीव जी ने कहा, मैंने उनको भी बोला कि देखिए उनके पास भी वक्त है, क्योंकि उत्तराखंड के साथ ये समस्या हो गई है। वो आते हैं, अपने पहले वाले पर आरोप मढ़ते हैं, आप आती हैं, आप कहती हैं इन्होंने क्यों नहीं किया, वो कहते हैं उन्होंने क्यों नहीं किया। क्या आम जनता इसी के बीच पिसती रहेगी? आपको भी जनता ने मौका दिया था, सत्ता में बैठाया था, क्या आप नहीं दे सकते थे? आपने विधान भवन बनाकर यूं ही खड़ा कर दिया, वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। हाँ, इनको दिक्कत है,
पूर्ण बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इनको कहाँ से कोई कहाँ मैम सरकार आपकी भी थी ना मैम सर 2012 से 2014 तक हाँ मैं पूछ रही हूँ संजीव जी, मैं उनसे पूछ रही हूँ। सुनीता जी जनता ने मौका आपको भी दिया है। एक बार ये बात अगर आम आदमी पार्टी के लोग कहें, यूकेडी के लोग कहें तो जायज है। आपको भी तो जनता ने सत्ता में बिठाया था, तब आप क्या कर रही थी? आपने क्यों इन समस्याओं को दूर नहीं किया? स्थायी राजधानी का मुद्दा आपकी सरकार में भी बहुत जोर से उठता था। आपको जो है पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, आपको डबल इंजन की सरकार दी है। सुनीता जी सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। सुनीता जी मेरी बात को सुनिए, आप पूछ लीजिएगा सवाल उनसे अभी। हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास संजीव जी प्लीज, सुनीता जी आप अपनी, सुनीता जी सुनेंगे आप बात को? सुनीता जी आप बात पहले सुनिए, उसके बाद आप पूरा करिए। आप संजीव जी से सवाल लगातार कर रही है, लेकिन आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना। इस राज्य ने बहुमत दिया है आपको। प्लीज सुनीता जी को म्यूट करिए, वो सुन नहीं रही है, वो सिर्फ अपनी बात कह रही है। प्लीज ठीक है संजीव जी, सुनीता जी सुनने को तैयार नहीं है, वो अपनी बात कह रही है। सुनीता जी डिबेट में सुना भी जाता है, सिर्फ बोला नहीं जाता। सुनीता जी आपको सुन प्लीज म्यूट करिए उनको, प्लीज म्यूट करिए। सारा देहरादून ठीक है दिया है। ठीक है मनोज जी आप देखिए, सुनीता जी बोल रही हैं, सुनना किसी को पसंद नहीं है। आप बताइए, यही होता रहा है उत्तराखंड में। उन्होंने कहा कि हमसे पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया, जो नया है वो कह रहे हैं कि उन पर भी आरोप लग रहा है कि भाई अब ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या है, क्या इस सब के बीच में आम जनता इसी तरह पिसती रहे? जो मुद्दे थे वो जैसे के तैसे आज भी बरकरार हैं। मैंने 4-5 समस्याएं गिनाई थी, वो वैसे की वैसी ही बनी हुई हैं। आपको लग रहा है कि यही चलता रहेगा? देखिए मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को कुछ सीखने की आवश्यकता है, और वो सबसे बड़ी सीखने की आवश्यकता ये है कि अपने प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को अपने विजन को जनता के सामने कैसे रखा जाए, इसका इस मौके को जब वो किसी भी चैनल में, राष्ट्रीय चैनल में या लोकल चैनल पे आते हैं, तो एक मौका रहता है कि अपने विजन को जनता के सामने पहुंचाएं। और क्योंकि ब्लेम गेम से काम नहीं चलने वाला। ब्लेम गेम, अब सड़कों में हम जा रहे हैं, कैसी सड़कें बन रही हैं, कितना पैचअप वर्क हो रहा है, कितनी क्वालिटी उसकी बेहतर है, पानी की क्या समस्या है, बिजली की क्या है, या किस तरीके का व्यवहार मंत्रीगण या माननीय लोग कर रहे हैं, मतलब सबको नजर आ रहा है। मतलब इसमें कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है, जनता सब देखती रहती है और मन में अपना इरादा बनाती रहती है। जनता भी एक सर्टेन आइडियोलॉजी को पसंद करती है, और आइडियोलॉजी के साथ साथ वो चाहती है कि जब भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और भारत के भीतर जो नागरिक हैं उनको कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। उनके लिए शिक्षा का सवाल बहुत बड़ा सवाल है, रोजगार का सवाल बहुत बड़ा सवाल है, उनके लिए भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बहुत बड़ा सवाल है। वो चाहते हैं कि जीवन जो है सरल बनना चाहिए। अगर हमने कोई कठिन समय देख लिया तो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों को भविष्य सुरक्षित मिले। ये सोच के साथ प्रत्येक नागरिक, मुझे लगता है कि ये सोचता है, लेकिन राजनीतिक दल वो प्रोग्राम ऑफ एक्शन या प्लान ऑफ एक्शन, वो ब्लूप्रिंट सामने नहीं रख पाते हैं, और अंतोगत्वा फिर जो अब दो अगर बिगड़ैल बिल्लियां लड़ रही होंगी तो आप किसी के साथ में खड़े हो जाइए, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो जो रंग आपको अच्छा लगता है, रूप अच्छा लगता है, जिसको आपको ताकत अच्छी लगती है, आपको लगता है ये उसको हरा देगी, तो आप उसके तरफ खड़े हो जाते हैं। तो ये राजनीतिक दर्शन नहीं है। और मुझे लगता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तराखंड में जो एक थर्ड एलिमेंट होना चाहिए राजनीति का, जो क्षेत्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ हो या सुशासन पारदर्शिता पर बात करने वाली राजनीति हो, वो फोकल पॉइंट डेवलप नहीं हो रहा है। और ये आवश्यक है कि उत्तराखंड की राजनीति में वो फोकल पॉइंट जितना जल्दी आए, तब ये धींगा मुस्ती खत्म होगी और उत्तराखंड को बचाने में उस दिशा में बेहतर राजनीतिक जो कायाकल्प है वो आ सकेगा, ऐसा मेरा मानना है।
ठीक है मनोज जी। अनुपम जी के पास चलते हैं, जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद संगीता जी के पास आएंगे। अनुपम जी, उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर भी मनोज जी ने बड़ी अहम बात कही थी कि देखिए आपके सामने अस्तित्व बचाने की लड़ाई है और अगर आप लोग उसमें कामयाब हो जाते हैं, 70 सीटों पर न सही अगर कुछ सीटों पर भी दबदबा होता है, पकड़ होती है, तो आप निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य नहीं है उत्तराखंड, कुछ सीटें हैं, उनमें से अगर आप कुछ पर भी अपना रुतबा कायम कर पाते हैं, अपना लोगों का जो विश्वास है वो जीत पाते हैं। क्या ये जो बदलाव हो रहे हैं चुनाव से पहले, क्या ये असर डालेंगे? क्या आप इस जगह पर आ पाएंगे? उम्मीद की जा सकती है यूकेडी से? बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है और यूकेडी से ही उम्मीद है। मैं ध्यानी जी की बात से सहमत हूँ कि इस समय अस्तित्व बचाने की लड़ाई है और ये सिर्फ यूकेडी का अस्तित्व बचाने की लड़ाई नहीं है, हमारे सामने तो पूरे उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि उत्तराखंड के प्रत्येक राज्य की जो परिकल्पना थी वो जल जंगल जमीन की थी और आज चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की, आपके इसी पैनल में बैठ के इन दोनों अपने अपने पोल पट्टे खोलते हैं। इन दोनों ने ही ना तो कोई काम किया, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। एक जना कहता है तुमने 1 करोड़ का किया तो दूसरा कहता है तूने तो पहले से 2 करोड़ का कर रखा है। जंगल घिर रहे हैं, नदियां घिर रही हैं, जंगलों पे 7 सितारा होटल बनाए जा रहे हैं, हमारे स्थानीय लड़कों के रोजगार दमन किए जा रहे हैं और जो राजधानी की पहले दिन से बात थी कि गैंडसैंड होगी, उसके बावजूद उसको पूरा न करके सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है ग्रीष्मकालीन के नाम से और प्रेमचंद ने अपने 72 लोग डाल दिए पैसे खा के वहां पे विधानसभा के कर्मचारी बना के। यहाँ देहरादून में ये लोग विधानसभा का निर्माण करवा रहे हैं, क्यों? जब गैंडसैंड आप जनता की बात को चाहते हैं, जनता को आप सर्वोपरि मानते हैं, दोनों के दोनों दल, मेरे को पूरा होने दीजिए। हाँ, सर, जल्दी से, वक्त बहुत कम दोनों ये कहती है हाँ। कि हम जनता को अपना शीर्ष मानते हैं, तो जब इस उत्तराखंड की जनता की चाह है राजधानी गैंडसैंड हो, जब इस उत्तराखंड की जनता की चाह या भू कानून हो, तो ये क्यों भू कानून को खुर्द बुर्द करते हैं लगातार? ठीक है, यानी आपको लगता है कि जनता की जो चाह है, जनता की जो बातें हैं, जो वादे इन्होंने किए थे, उनको पूरा नहीं कर रहे। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे, वक्त बहुत कम है। एक आखिरी बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया हम संगीता जी से लेंगे। संगीता जी, क्या उम्मीद है कि क्या आम आदमी पार्टी इस बार कुछ आगे बढ़ोतरी करेगी? क्योंकि अन्य राज्यों में तो बड़ी जोर शरोश के साथ में आपकी पार्टी काम कर रही है, लेकिन उत्तराखंड में अब तक पाला मतलब कहते हैं ना कि खाता भी नहीं खुला था, वो हालत थी। तो उम्मीद है कि जो बदलाव आप करेंगी, जो आने वाला चुनाव है, इसमें कुछ नया होगा आम आदमी पार्टी की ओर से? जल्दी से बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया। बिल्कुल गरिमा जी, कुछ नया होगा, क्योंकि जनता ने पहले दिल्ली का 5 साल का काम देखा, उसके बाद दूसरे कार्यकाल का काम देख रही है और एमसीडी चुनाव भी हमने जिस तरीके से जीता और गुजरात में भी जनता ने हम पर भरोसा जताया, तो उस भरोसे से जनता का भरोसा उत्तराखंड में भी हम पर बना है कि हम जो कहते हैं उस काम को करते हैं और हमने वो जनता के लिए किया है। चाहे वो छोटी छोटी समस्याएं हो जनता की, बिजली से जुड़े मुद्दे हो, पानी से जुड़े मुद्दे हो, महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हो, महिला शिक्षा को लेकर के मुद्दे हो, तो उन कामों को लेकर के जब हम जनता के बीच जाएंगे तो जनता, उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताएगी और आने वाला समय आम आदमी पार्टी का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए, आज देवभूमि के दंगल में हम विस्तार से बात कर रहे थे कि आखिर आने वाले चुनावों से पहले जो बदलाव होने जा रहे हैं, क्या ये आने वाले चुनावों में बड़ा असर डालेंगे? क्योंकि बीजेपी की ओर से जहां कैबिनेट विस्तार की बात आई, जिसके ठीक बाद विधायकों की धड़कनें बढ़ गई हैं। अब देखना होगा कि भला ये बदलाव कितना असरदार होगा। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।